नमस्कार, आप देख रहे हैं इजी स्टडी के अंदर कक्षा 10 के अंदर विज्ञान का विषय, जिसके अंदर हम कर रहे हैं लेसन 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो आपने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पहले बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, बाकी आपने 9th तक बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, जैसे कि कुछ परिवर्तनों के बारे में, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो ये सभी किसकी वजह से होते हैं? ये सभी होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कारण। ठीक है, तो आपने कुछ चीज़ों ध्यान दी होगी जो कि हमारे घर में भी होता है। जैसे कि हम गर्मियों में दूध को खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? वह फट जाता है। ये किसके कारण होता है? ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। उसके ताप में वृद्धि के कारण दूध फट जाता है। और आपने देखा होगा लोहे का जो मतलब कि लोहा जो होता है उसे हम आर्द्र जलवायु यानी कि जहाँ पे नमी हो उस वाली जलवायु में छोड़ दें तो क्या होता है? लोहा क्या होता है? उस पर जंग लग जाता है। ये भी किसकी वजह से होता है? रासायनिक अभिक्रिया की वजह से होता है। आपने अंगूर का किवरण देखा होगा। भोजन का पाचन, हम श्वास किस तरीके से लेते हैं और भोजन, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। ये सब भी किसके कारण होता है? ये सब भी किसके कारण होता है? रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही ये सब कुछ होता है। तो आपने पहले पढ़ा होगा जैसे कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा और आगे जानेंगे। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तभी रासायनिक परिवर्तन होता है। और हम देखते हैं कि कई बार भौतिक परिवर्तन में भी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। रासायनिक परिवर्तन को यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप को देख लेते हैं। क्रियाकलाप नंबर 1.1। इसमें आप क्या लेना है? लगभग 3-4 सेमी का जो लंबा मैग्नीशियम का रिबन लेना है। आप याद रखिएगा, उसे साफ कर लीजिएगा, नहीं तो ये आपकी आंखों को हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि हम इसका दहन करेंगे। और एक बड़े शिक्षक का अपने साथ सहयोग जरूर रखिएगा। अब इसे देखना है कि आपको चिमटे से इसे पकड़ लेना है और इसे क्या कर लेना है? आपको एक जो इसका आप दहन करेंगे और दहन करने के बाद में आपको क्या करना है? इसे एक गिलास में इकट्ठा कर लेना है, यानी कि वाच गिलास में यानी कि एक प्याले में इकट्ठा कर लेना है। और आप क्या देखेंगे इसके अंदर? परीक्षण क्या देखेंगे? जो भी ये जलेगा तो ये जलेगा किसके साथ? चमकदार श्वेत लोह के साथ जलेगा, यानी कि चमकदार श्वेत, इसके अंदर आग निकलेगी। और इसके अंदर क्या होगा? चूर्ण भी श्वेत कलर का होगा। इससे हम क्या समझते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अंदर अभिक्रिया हो रही है, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न हो रही है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निकास हो रहा है, वह उत्पन्न हो रही है। आगे देखो क्रियाकलाप नंबर 1.2। इसमें हम क्या लेना है? एक प्रकनली में लेड नाइट्रेट का घोल लेना है। उसमें हमें पोटेशियम और आयोडीन का घोल मिला देना है। अब हम क्या परीक्षण देखेंगे कि जो येलो कलर का है यानी कि पीला कलर का लेड आयोडीन बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो ये पीले कलर का जो भी है ये लेड आयोडाइड, ये बनने के बाद में यानी कि ये पानी में अघुलनशील होता है, ये पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, अब आप देखो क्रियाकलाप नंबर 1.3। आप देखोगे आप लेंगे एक शंकुआकार प्लास या पर्कनली में आप लेंगे, उसमें कुछ दानेदार जिंक के आप टुकड़े को डाल देंगे। इसमें आपको क्या करना है? हाइड्रोलिक अम्ल डाल देना है, या फिर आप डालना चाहे तो सल्फ्यूरिक अम्ल भी डाल सकते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें आपको सावधान रखनी होगी। क्यों सावधान रखनी होगी? क्योंकि जो अल्म है ये हानिकारक होता है हमारे लिए। अब आपको क्या करना है? आप जैसे कि दोनों के आसपास कुछ होता देखेंगे। ठीक है, आप क्या करना? प्लास पर परखनली पर थोड़ा स्पर्श करके देखेंगे। आप देखेंगे कि इसका तापमान बहुत अधिक बढ़ चुका है। और क्या देखेंगे? इसमें से निकास हो रही है कौन सी गैस? हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन गैस है वह इसमें उत्पन्न हो रही है। तो ऊपर दिए हुए कुछ अभिक्रियन क्रियाकलाप 1.2, 1.1, 1.3 में हमें कुछ समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है? या तो उसमें अवस्था में परिवर्तन होगा, यानी कि जो ठोस है वह द्रव्य में बदल सकता है, गैस में बदल सकता है, या फिर इसके रंग में परिवर्तन होगा। या जैसे कि हमने जब क्रियाकलाप नंबर 1.2 में देखा था, उसमें क्या हुआ था? येलो कलर का क्या बन गया था? लेड आयोडाइड बन गया था। तो इसमें क्या हुआ? रंग में परिवर्तन हो गया और गैस का निकास हो सकता है, उसका उत्सर्जन हो सकता है। हमने क्या देखा था? क्रियाकलाप नंबर 1.3 में कौन सी गैस वहां से निकल रही थी? H2 कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस वहां से निकल रही थी। और तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। क्रियाकलाप नंबर 1.3 में भी हमने देखा था कि तापमान में परिवर्तन होता है। अब हम देखते हैं कि ये रासायनिक समीकरण किस बला का नाम है। तो दरअसल कोई भी चीज़ रासायनिक जब हम अभिक्रिया करते हैं तो अब हम उससे समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लिखित समीकरण दिया हुआ है, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर, मतलब कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब ये जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा हुआ है ये क्या है? अभिकारक है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये क्या है? उत्पाद है। तो ये लिखित समीकरण है। इसे हम क्या ये शब्द में लिखा हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे? लिखित समीकरण या फिर शब्द समीकरण हम इसे कह सकते हैं। इसको हम नॉर्मल हम इसे मतलब कि इनके जो कहते हैं
इनके प्रतीक चिन्ह हैं उन्हीं में भी हम इन्हें लिखते हैं। अब आपको देखेंगे कि जो ये प्लस का निशान दिख रहा है, ये प्लस का निशान दिखा रहा है कि इन दोनों के योग से जो अगला ये मैग्नीशियम जो उत्पाद है वह बन रहा है। ये दोनों जो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है, अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद है। ये जो तीर का एरो का निशान दिख रहा है, ये दिखाता है कि पहले ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन थे, यानी कि दो अलग अलग चीज़ थे, और बाद में इनकी अभिक्रिया हो गई, ये क्या बने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये तीर का निशान सदैव इसी तरफ रहेगा, आप इसका निशान बदल नहीं सकते हैं। आप ये कर दें कि हम इसको ऐसा लिख देते हैं, यानी कि निशान को कुछ इस तरीके का कर देते हैं, नहीं, आपको ये निशान सदैव ऐसे ही रखना है, उस तरफ का ही रखना है। और जो अभिकारक है उसे आपको किस तरफ लेना है, आपको उसे लेना है जिस तरफ, जो इस तरफ जो लिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में। और आपको क्या लिखना है, यानी कि आपको, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, राइट हैंड साइड में आपको क्या लिखना है, अभिकारक लिखना है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है उत्पाद। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पे भी कई बार प्लस लग के आ जाता है, तो प्लस यहाँ पे भी लग सकता है। आगे हम देखेंगे रासायनिक समीकरण को हम किस तरह लिख सकते हैं, प्रतीकात्मक रूप में। तो यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है जिसे हम प्रतीकात्मक रूप में लिखा हुआ है Mg + O2 = MgO। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ है, आपने 9th कक्षा में पढ़ रखा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उस नियम में क्या होता है कि द्रव्यमान ना ही नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, परंतु यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, यहाँ पे Mg यहाँ पे भी है, परंतु ये O2 है, यानी कि ऑक्सीजन है, परंतु यहाँ पे ऑक्सीजन का केवल एक परमाणु है, जबकि इस तरफ उत्पाद वाली साइड पे एक है, परंतु ये देखिए अभिकारक वाले साइड पे 2 है ऑक्सीजन के। तो ये क्या संतुलित है, नहीं, ये असंतुलित समीकरण है। और इसे संतुलित हमें किस प्रकार से करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब हमें संतुलित करना होगा तो हम दोनों साइड में परमाणुओं की संख्या एक जैसी रखनी होगी, यानी कि इस तरफ Mg 1 है तो इस तरफ भी 1 है, ये सही है, पर इस तरफ O2 2 है और इस तरफ कितने हैं, 1 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको डब्बे में बंद करना होगा, इनको हमें एक बॉक्स में बंद करना होगा। तो अभी के लिए चलो ये थोड़ा सा बड़ा बॉक्स हो गया, ठीक है, इनको हमें बॉक्स में बंद करना होगा। और उसके बाद में हम क्या करना पड़ेगा, जो MgO है इसकी तरफ क्या लगाना पड़ेगा, हमें 2 लगाना पड़ेगा, MgO 2 लगाना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम समझ पाएंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो तो सही से लिखा नहीं गया, यहाँ पे MgO ये इस जगह पर हमें 2 लिखना होगा, इस जगह पर हमें 2 लिखना होगा। और जब MgO 2 हो जाएंगे इसका मतलब ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, पर Mg भी यानी क्या, मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे, और मैग्नीशियम को भी बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये समीकरण संतुलित बनेगा। आगे दिया हुआ है संतुलित समीकरण किस तरीके से बनाए, जैसे कि यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल्स टू, मतलब कि क्या बनेगा, जिंक सल्फर प्लस हाइड्रोजन का निर्माण हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या ये संतुलित है, यहाँ पे जो आपको समीकरण दिया हुआ है क्या ये संतुलित है, अगर देखेंगे कि ये संतुलित हाँ ये संतुलित है, परंतु देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन इस तरफ गया और ये सल्फ्यूरिक इस तरफ आ गया, ठीक है, तो ये संतुलित तो है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से होगा। देखो यहाँ पे एक सारणी बना के दिखाई गई है कि संतुलित है या नहीं। जिंक भी 1 है, और यानी कि अभिकारक में 1 है और उत्पाद में भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, उत्पाद में भी 2 है, सल्फर 1 और 1, ऑक्सीजन 4 और 4, यानी कि सभी इक्वल्स है, सभी ठीक है। परंतु यहाँ पे एक और दिया हुआ है, क्या ये संतुलित है, जहाँ पे ये देखो ये आपको दिया हुआ है, क्या ये संतुलित है, नहीं, ये संतुलित नहीं है। तो इसका संतुलित हम आगे देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।